नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नवीन चौधरी, साइंस एक्सपर्ट नवीन चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है रीड साइंस के लिए, जिसमें सबसे पहले अपन सारे टॉपिक्स क्रमबद्ध पढ़ेंगे, जिसमें बायोलॉजी भी होगी, फिजिक्स भी होगी और केमिस्ट्री भी होगी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट भी होगा और एग्रीकल्चर का भी होगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों को भी शेयर भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बिना कोई टाइम ख़राब करे, बिना कोई फालतू का डिस्कशन करे सीधे टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि अपन टॉपिक बात करने वाले आदमी हैं। फालतू की चीज़ें अपन को ध्यान नहीं देनी है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस बेस के आएंगे। अपना जो टॉपिक होगा आज का वो होगा सूक्ष्म जीव। क्या होगा? सूक्ष्म जीव, जिसको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव, इन पर अपन चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। सूक्ष्म जीव का मतलब होता है, देखो ध्यान से सुनिएगा, जिन्हें अपन सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता हो। समझ में आ रही है बात? लेकिन अपन इनको किसी सूक्ष्मदर्शी या फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, किसी भी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अपन इनको देखा या देख सकते हैं, या अपन इनको देखा होगा, है ना, लेबोरेटरी में 12th क्लास वगैरह के अंदर, या फिर अपन को कभी प्रैक्टिकल वगैरह कराया हो कॉलेज वगैरह में, तो वहाँ पे ज़रूर दिखाया जाता है ना। चलो, तो ये सूक्ष्म जीव जो है वो सबसे पहला टॉपिक है रीड साइंस का, लेवल 2 का। इसके ऊपर अपन को डिस्कस करना है। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इनके अंदर एक तो अपन को पढ़ना होता है जिसका नाम है जीवाणु। क्या नाम है? जीवाणु। ध्यान से सुनिएगा कि एक तो जीवाणु, जिसको इंग्लिश में बैक्टीरिया बोला जाता है, ये अपना एक टॉपिक होगा। दूसरे अगर मैं टॉपिक की बात करूं इसी के अंदर ही, तो वो होता है विषाणु, जिसको वायरस नाम दिया जाता है। और तीसरा जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है बेटा जी कवक, फंगई, जिसको नाम दिया जाता है। तो ये 3 टॉपिक होंगे इसके अंदर, जिनको आज अपन क्रमबद्ध पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा जीवाणु, जीवाणु के बाद अपन पढ़ेंगे विषाणु और फिर पढ़ेंगे कवक। तो पार्ट ए ये होगा जिसके अंदर ये डिस्कशन होगा, ये पार्ट 2 होगा और ये पार्ट 3 होगा। इस तरीके से इनको डिवाइड किया है मैंने, मतलब सूक्ष्म जीव का पार्ट 5 जिसके अंदर अपन बैक्टीरिया पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर वायरस पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट होगा उसके अंदर कवक या फंगई पढ़ेंगे। इतने से अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसके अंदर नाम लेंगे जीवाणु। तो जीवाणु के बारे में क्या क्या जानते हैं वो सारी चीज़ें देखिएगा। मैथ का बच्चा भी आसानी से समझ सकता है और बायोलॉजी का भी आसानी से समझ सकता है। मैं 10th स्टैंडर्ड मतलब रीड लेवल का डिस्कस करूंगा। लास्ट ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस बने हैं उन्हीं के आधार पे अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं। ठीक है भाई, सही आ रही है ना? कैचिंग वैचिंग, लाइट वाइट सही है एकदम, आवाज़ वगैरह। तो इसी के आधार पर अपन को पूरा काम करना है भाई। ठीक है, तो तैयार हो जाओ जल्दी से। अपन एक एक पॉइंट को साथ में देखते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे, है ना। चलो, तो देखिएगा, सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर कि इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है। तो इसकी स्टडी को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहा जाता है इसको? बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है ना। तो बैक्टीरियोलॉजी का मतलब होता है जीवाणुओं का अध्ययन। आवाज़ समझ में आ रही है सबको? चलो ठीक है। चलो, तो सबसे पहली बात अगर मैं करूं, जैसे इसका नाम किसने दिया, जीवाणु का नाम किसने दिया बैक्टीरिया का, तो नाम होगा यहाँ पर अरेनबर्ग ने। किसने दिया था? अरेनबर्ग ने यह नाम दिया था और बताया था अपन को कि है ना जी, ये वायरस है, सॉरी ये बैक्टीरिया है। ठीक है ना। बैक्टीरिया की कुछ विशेषता भी बताई थी, कुछ आइडेंटिटी भी बताई थी। समझ में आ रही है ना बात? तो इन्हीं के ऊपर अपन को एक्सप्लेन करना है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं कि इसकी है ना जी डिटेल्ड स्टडी किस वैज्ञानिक ने की थी, मतलब इसके बारे में पूरी रोचक जानकारी, इसके बारे में जो भी सारी बातें थी वो किसने बताई थी, तो अपन बोलेंगे लुईस पास्चर ने, जिसने बहुत सारे काम किए हैं अपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। क्रमबद्ध सब के बारे में बात करेंगे। इसको आपने बहुत बार सुना भी होगा, देखा भी होगा, समझा भी होगा, है ना। तो याद रखिएगा कि ये चीज़ें बहुत कॉमन है। ठीक है। चलो, अगर मैं बात करूं कि देखो इसको, अगर जीवाणु को खोजा किसने, तो इसको खोजा था एंटोन ल्यूवेन हॉक ने, जिसने फर्स्ट जीवित कोशिका
खोजकर्ता नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट जीवित, मतलब पहली लाइव सेल डिस्कवर किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। तो आरबीसी थी, उसके अंदर एक बैक्टीरिया भी था, है ना, याद रखिएगा ये चीज़। तो कौन था वो वैज्ञानिक जिसने नाम दिया था? वो था एंटोन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है ना। तो लाइट साफ है ना एकदम, वहाँ आ रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं होता। तो क्लियर है भाई, घर से वीडियो बना रहा हूँ, गांव के अंदर रह के बना रहा हूँ ताकि आप लोगों तक मैं मेरा मटेरियल पहुँचा सकूँ। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत होता आप बता दीजिएगा। तो ये वो एंटोन ल्यूवेनहॉक थे, क्लियर है। और इन्हें ही बाद में आगे जाके जब इन्होंने इसको खोजा तो इसको नाम दे दिया गया फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। किसका नाम दे दिया? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन है, मैं ज़्यादा इसके ऊपर पक नहीं करूँगा, इसके ऊपर कहानी नहीं बताऊँगा, बस इतना सा याद रखना है कि है ना जी, यही था जिसको है ना फादर बना दिया गया इसका, है ना। और इन्होंने बाकायदा, जैसे इन्होंने यहाँ पे नाम दिया था बैक्टीरिया को एरेनबर्ग ने, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने भी इसको एक अन्य नाम दिया था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है, ये एनिमलक्यूल किसने कहा था? एनिमल का एक छोटा सा कण, समझ में आ रही है ना। तो एनिमलक्यूलाई या एनिमलक्यूल जिसने नाम दिया था वो भी ल्यूवेनहॉक ही था। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन था, किसने खोजा, इसको क्या नाम दिया, ज़्यादा डिस्कशन नहीं लेना अपन को, बेसिक टू बेसिक चलना है, ठीक है। कि उसका न्यूट्रिशन कैसा होता है, उसका आवाज़ कैसा होता है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि इसका आवाज़ कैसा है, हैबिटेट कैसा है इसका, तो आप बता सकते हो कि सभी प्रकार के, कौन से में? सभी प्रकार के आवास में रह सकता है। कैसा भी हो, गर्म झरना हो, ठंडा बर्फ हो, है ना, समझ मेरी बात, कहीं से भी आ सकता है। अगर मैं इसको इसी को कन्वर्ट कर दूं कि ऐसे बोल दूं कि आप मुझे इसके टेम्परेचर की रेंज बताओ, टेम्परेचर की रेंज बताओ जिसमें रह सकता है, मतलब शॉर्ट में एकदम कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा जिस पर ये सर्वाइव कर सकता है और मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा जिस पर ये सर्वाइव कर सकता है, याद रखिएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं। तो इसका मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो प्लस में होता है 78 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैं अप्रॉक्सीमेट 80 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। और मैं अगर बात करूं कि इसका माइनस में कितना होगा तो 190 डिग्री सेल्सियस इसका मैक्सिमम वह पॉइंट है जो नेगेटिव में वो सर्वाइव करा सकता है, मतलब इतने ठंडे टेम्परेचर पे रह सकता है। द्रव जो एमोनिया वो 196 से 198 डिग्री सेल्सियस माइनस में पर सर्वाइव है, तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं, बताओ। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके बात करते हैं भोजन की। भोजन को मैं अपनी भाषा में ना बोलकर इस तरीके से बोल दूं बायोलॉजी में कि इसका न्यूट्रिशन या पोषण का लेवल क्या है। तो आप क्या बताओगे इसका न्यूट्रिशन का लेवल क्या है? समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए तो अपन क्या करेंगे बताओ। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अपन को 2-3 बातें याद रखनी है कि है ना, सबसे पहली बात तो कि ये स्वपोषी होता है। क्या बोलेंगे? कि ये स्वपोषी होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो कैसा होगा? ये रसायन पोषी होता है, ठीक है। और तीसरी मैं बात करूं तो ये कैसा होगा? तो ये होगा परजीवी होगा, मतलब ऑटोट्रोपिक होता है, कीमोट्रोपिक होता है और पैरासाइटिक फॉर्म में होता है। बात समझ में आ रही है ना? बहुत इजी तरीका है इसको समझने का। स्वपोषी का मतलब होता है ये खुद खाना बना लेता है, मतलब इसके अंदर हरित लवक जैसा होता है, जैसा लवक पाया जाता है, लवक उपस्थित होता है, हरित लवक जैसा। क्या वास्तव में हरित लवक ही होता है क्या इसके अंदर? तो देखो, हरित लवक जैसा एक पदार्थ होता है, इसको कहा जाता है क्रोमेटोफोर। क्या कहा जाता है? क्रोमेटोफोर टाइप का। अब अगर मान लो एग्जाम में आ गया कि क्रोमेटोफोर में भी मेरे को बताओ भाई कि कौन से प्रकार का होता है, बात समझ में आ रही है ना? तो अपन क्या बोलेंगे इसको कि वह घटना है जिसको अपन 2 तरीके से अपन मतलब इसको समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्रोमेटोफोर जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण बनाने वाला सा एक घटना चक्र होता है, एक पदार्थ होता है, ठीक है। देखो, क्रोमेटो का मतलब होता है वर्णक रंग, जो इसको एक रंग देता है। रसायन पोषी के अंदर है, ये आयरन से भी बना सकता है न्यूट्रिशन, ये सल्फर से भी कर सकता है, ये नाइट्रोजन से भी कर सकता है।
समझ में आ रही है ना। तो इन जितनी भी धातुएं हैं इनसे वो पोषण ले लेता है रसायन के रूप में। बात एक ही है। अगर मैं परजीवी बोल दूं तो देखो, अब परजीवी का मतलब परजीवी के रूप में, तो या तो ये परजीवी रूप, और परजीवी अगर है तो मरे हुए के ऊपर है तो इसको बोल देंगे मृतोपजीवी। समझ में आ रही है बात। तो परजीवी और मृतोपजीवी, मृत जीवों से पोषण ले लेता हो, सेप्रोफाइटिक है ना, मृतोपजीवी। परजीवी दूसरे के शरीर में, मतलब शरीर में या शरीर पर रहकर न्यूट्रिशन ले लेता हो। तो जैसे अपनी आंत है, आंत के अंदर होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, वो हमारे शरीर में आंत में, पाचन तंत्र में जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर परजीवी रूप में पाया जाता है। तो ये परजीवी हो गया। रसायन पोषी हो गया, नाइट्रोजन को कन्वर्ट नहीं करता है क्या, यही बताओ है या नहीं है। सहजीवी रूप भी दर्शाता है पोषण के लिए, लेकिन वो रूप किससे संबंधित है, रसायन पोषी से संबंधित है। स्वपोषी का मतलब होता है ये खुद का पोषण कर सकता है ना, जैसे नीले हरे शैवाल है। समझे कि नहीं समझे। चलो, तो ये इसका पोषण का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, समझ में आ गया। हर एक पॉइंट को अपन को एक्सप्लेन करना। बात करते हैं आगे इसी के अंदर जीवाणु से संबंधित इसकी संरचना के बारे में, मतलब स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी। तो देखो स्ट्रक्चर में एक बात बता देता हूँ मैं आगे। सबसे पहले एक बाहर की स्ट्रक्चर होती है, रफली डायग्राम समझा रहा हूँ। इसको बोला जाता है कैप्सूल। क्या बोला जाता है, कैप्सूल, या अपन इसको बाहर का आवरण या सूल बोला जाता है। सूल का मतलब होता है एक तरीके से ढका जाता हो, है ना। फिर इसके अंदर जो दूसरा जो पार्ट आता है उसको कहते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। फिर इसके अंदर की ओर एक अंदर की ओर ऐसा भाग होता है जिसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। इस तरीके से इसके अंदर ऐसे ऐसे एक पाया जाता है, इसको बोला जाता है वृत्ताकार डीएनए। मोस्टली वृत्ताकार डीएनए होता है। क्या इसको प्लाज्मिड बोल सकते हैं क्या, है ना। टॉपिक को समझिएगा। फिर इसके अंदर जो दाने से होते हैं, अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये होते हैं इसके अंदर 70S टाइप के राइबोसोम। न्यूक्लियस होता नहीं है इसके अंदर, है ना, तो बिखरा रहता है। ये जो अंदर की ओर जो द्रव भरा होता है इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब देखो, अगर ये वर्ताकार है और ये खुला डीएनए है, मतलब ये केंद्रक में नहीं है, तो इसे न्यूक्लियोइड फॉर्म कहा जाता है। क्या कहता है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब केंद्रक रहित डीएनए भाग। कैप्सूल सबसे भारी आवरण, इनके बारे में बात करेंगे। एक एक छोटे से छोटा वर्ड है वो अपन समझेंगे। आवरण क्या होता है, देखो ये संक्रमण के दौरान बनता है, हमेशा याद रखिएगा आवरण। ठीक है, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, ये सभी जीवों में नहीं होता है। अगर ये मान लीजिए संक्रमण के दौरान बनता है, बहुत अच्छी बात है, ये घातक होता है। ये बनना क्या होता है, घातक होता है। जैसे आपने सुना है एंथ्रेक्स वायरस, सुना नहीं सुना, एंथ्रेक्स बहुत घातक होता है, नहीं होता है ना वो, इसीलिए इसको माना जाता है। साथ में अपने नाम सुना होगा आपने टीबी, या नाम सुना होगा न्यूमोनिया। ये जो बीमारियां होती है ना, ये जीवाणु से होती हैं, और इनके जो ये रोग कारक हैं, एंथ्रेक्स के, टीबी के, निमोनिया के, उनके अंदर ही ये आवरण बनता है कैप्सूल। समझ में आ रही है ना। इसीलिए कोविड जो होता है वो भी एक प्रकार का निमोनिया जैसा ही तो है ना, कोरोना। दिख रहा नहीं दिख रहा, क्योंकि उसके अंदर भी एक प्रकार का आवरण पाया जाता है बाहर, जिसके चारों तरफ कांटे होते हैं। मतलब ऐसा शायद वायरस में भी पाया जाता होगा आवरण, कैप्सूल जिसको बोलते हैं, है ना। समझिएगा ध्यान से। पर उसको क्या बोला जाता है, उसको कैप्सिड नाम दिया जाता है ना। मतलब वो भी प्रोटीन का बना होता है, ये भी प्रोटीनस पार्ट होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैप्सूल का नाम आ सकता है, क्यों, क्योंकि संक्रमण के दौरान होता है, मतलब इन्फेक्शियस पार्ट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर सेल वॉल। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है।
इसके अंदर पॉलीसेकेराइड भी होता है थोड़ा बहुत, है ना, सेलुलोज नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है, सेल वॉल। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु होते हैं उनकी सेल वॉल में टिकोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टिकोइक अम्ल। इम्पोर्टेंट है ये, मतलब इसी के आधार पे पता लगता है कि वो जीवाणु ग्राम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कारण क्या है टिकोइक अम्ल के कारण? कि ये रंग ग्रहण करता है, पहली बात। दूसरा, ये एंटीबायोटिक हेतु सेंसिटिव होता है, इसलिए है ना जी ग्राम पॉजिटिव पे पेनिसिलिन वगैरह जल्दी असर कर देती हैं। समझ में आई कि नहीं आई? टिकोइक अम्ल किस में मिलता है? ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया टिकोइक अम्ल किस में पाया जाता है, 3 ऑप्शन और चौथा आ गया सभी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होगा सभी। आंसर करना है अपनों कोशिका भित्ति में। समझ में आ गई? इस कोशिका भित्ति के अंदर की ओर पाया जाता है, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो सामान्य सेल मेम्ब्रेन और प्राणियों में होती है सेम वैसी, लेकिन इसके अंदर ये पाई जाती है। इसका क्वेश्चन बनता है, और ज़्यादा बहस अपन नहीं करेंगे। इनको एक नाम दिया जाता है, देखो ध्यान से सुनिएगा, ये समवर्ती कोशिकांग है। समवर्ती का मतलब होता है, वृत्ति का मतलब होता है कार्य, समान कार्य करता है। किसके समान काम करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की। मतलब ये जो संरचना है वो समवर्ती कोशिकांग है, किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। और इसका जो नाम है वो नाम क्या है? नाम है भाई इसका मीजोसोम। क्या है? मीजोसोम। इसी मीजोसोम को आप अन्ना जी एक और नाम भी दे सकते हो, कॉन्ड्रियोइड्स। क्या नाम दे सकते हो? कॉन्ड्रियोइड्स, इसी का ही नाम है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, तो इसको कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का श्वसनी कोशिकांग यही होता है। क्या होता है? श्वसनी कोशिकांग। अब पूछते तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में मान लो आ गया कि इसके अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे है ना जी एंजाइम पाए जाते हैं, वैसे इसके अंदर है ना जी एक तो ऑक्सीडेज प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, एक डिहाइड्रोजिनेज। ये इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। किसी भी देखो नाम के लास्ट में एज आ जाए तो एंजाइम को दर्शाता है। इसका मतलब ये बात क्लियर होगी। इसके अंदर मीजोसोम्स होते हैं, ये श्वसन करने का काम करता है। इसके अंदर डीएनए होता है, वो वर्ताकार डीएनए होता है, उसके ऊपर केंद्र का आवरण नहीं होता, इसलिए अनाज ये खुला डीएनए होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो। यहाँ तक कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो अब देखो, जैसे मान लो आप बोल दोगे सर जीवाणु में केंद्रक क्यों नहीं होता, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये है ना जी मोनेरा जगत का प्राणी है। जीवाणु किस में पड़ा जाता है? मोनेरा में। ध्यान से सुनिएगा, अतः यह हिंदी में लिख देता हूँ, प्रोकैरियोटिक प्राणी है या प्रोकैरियोटिक जीव है। और वो जीव भी कैसा है? एक कोशिकीय है। अब देखो, अगर ये प्रोकैरियोटिक है तो इसके अंदर है ना जी दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते। वाले कोशिकांग इसके अंदर नहीं पाए जाते। दोहरी कोशिकांग वाले कौन कौन से होते हैं? तो जैसे अपन बोलते हैं ना, सिम को MNP करा लो, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड। याद रखिएगा, तीनों कैसे हैं बेटा जी? दोहरी झिल्ली वाले। जब केंद्रक ही नहीं होगा तो इसका मतलब भी क्या है? प्रोकैरियोटिक। अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आई तो मेरा सेल वाला टॉपिक जरूर पढ़ ले, मैंने बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ाया है। यहाँ पे क्रैश कोर्स फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अपन जीवाणुओं के प्रकार की, कि जीवाणुओं के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। तो इसके जो प्रकार होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। दिखने में कैसे होते हैं, उनका आकार कैसा होता है, मतलब संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? उनकी संरचना के आधार पर अपन को बताना है कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके अंदर देखो, सबसे पहले जो बात करेंगे अपन, सबसे पहला प्रकार आएगा वो होगा बेटा जी इनका कोकस। क्या होगा? कोकस प्रकार का। अगर मैं बात करूं इसी के बाद दूसरा, तो इसके अंदर होगा, मैं बोल दूंगा बैसिलस। कौन सा होगा? बैसिलस।
तीसरा होगा, उसकी मैं बात करूँगा अगर तो एक सर्पिल, और चौथा अगर बात करेंगे तो वो होगा विब्रियो। बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। कोकस का मतलब होता है, देखो याद रख लेना, गोल, इस तरीके से। बेसिलस का बेसिलस में नाम आ रहा है बेलन, बेलन का मतलब होता है छड़ाकार। सर्पिल का मतलब होता है स्पाइरल। विब्रियो का मतलब होता है कोमा सेप्ड, किसकी जैसा, लाइक ए कोमा। क्लियर है कि नहीं है, बताओ, समझ में आ गई ना। तो देखो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इनके उदाहरण, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, बहुत बार पूछते रहते हैं ना। चलो तो देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जैसे लैक्टिस जो जीवाणु है लैक्टोबैसिलस का, लैक्टिस वो कौन से प्रकार का है, कोकस प्रकार का है। अगर नाम आ गया निसेरिया या नाइसेरिया गोनोरिया रोग करता है ना, उसके लिए बात करते हैं, तो वो कैसा होगा, कोकस, मतलब गोल संरचना में पाया जाता है। चलो जी, अगर मैं बात करूं, देखो ऐसे जो बेलन जैसे होते हैं, जो लंबे होते हैं, जिनका व्यास कम और लंबाई ज़्यादा होती है, उनके बारे में बात करो तो अपन आंसर क्या होगा, तो अपन बोल देंगे इनके अंदर बेसिलस फॉर्म में। बेसिलस जीवाणु कैसे होते हैं बताओ, तो कहेंगे अपन छड़ाकार होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, जैसे मैंने बोल दिया कि टीबी का जो वायरस है, ट्यूबरकुलिन जो है वो कैसा है, सॉरी जीवाणु ट्यूबरकुलिन का कैसा है, तो अपन कहेंगे वो भी बेलन जैसा है, ठीक है ना। बेसिलस का लैक्टोबैसिलस, बेसिलस का नाम लैक्टोबैसिलस की बात हो रही है। अगर मैं बोलूँ डिफ्थीरिया कोनोरी, डिफ्थीरिया जो रोग करता है वो कैसा है, तो अपन कह देंगे वो भी कैसा है, बेसिलस प्रकार का है, ठीक है ना। चलो, ये दिखने में कैसी है, ये है देखो, दिखने में है स्प्रिंग जैसी, तो उदाहरण में क्या नाम आ जाएगा, स्पाइरिलम नाम अगर कहीं पर भी आ जाता है तो आपका उदाहरण याद होगा, वो सर्पिल होगा। कोमा में नाम आ रहा है तो उदाहरण होगा, तो उदाहरण के लिए नाम होगा विब्रियो कोलेरी। और कोलेरी का देखो, कोलेरी का मतलब होता है पेचिस का मतलब होता है दस्त, कोलेरा रोग। तो ये एग्जाम में इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन ये 10th स्टैंडर्ड तक की अगर मैं बात करूँ तो इतने आपको याद कर लेने हैं। समझ में आ गई ना। इनसे संबंधित जो बातें हैं बेसिक वो इतनी ही है कि बेलनाकार कौन सा होता है, घुमावदार कौन सा होता है, कोमा जैसा कौन सा होता है, या फिर अनाज गोल रूप में, दाने के रूप में कौन सा पाया जाता है। समझ में आ गई ना। अब अगर आप लोग चाहो तो इसके बारे में दो चीज़ें ज़रूर याद रख लेना, ये बहुत बार पूछी जाती हैं, ये दो छोटी छोटी बातें हैं। अगर मान लो कि पूछ लिया जाए कि अंगूर के गुच्छे में जो पाया जाता है जीवाणु का समूह, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अपन कहेंगे स्टेफाइलो। क्या कहेंगे, स्टेफाइलो का मतलब क्या होता है, एक तरीके से समूह में पाया जाना। किस रूप में पाया जाता है ना, गुच्छे में पाया जाना। और गुच्छे में कौन पाए जाते हैं, अंगूर, ठीक है। तो देखो स्टेप फाइलो मतलब स्टेप बाय स्टेप अंगूर लोमड़ी कूदती है, बार बार कोशिश करती है ना, स्टेप फाइलो। एक होता है स्ट्रेप्टो का मतलब क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो स्टेप मतलब डायरेक्ट टू स्टेप, मतलब चैन बना देता है। इसके अंदर एक लंबी चैन नुमा स्ट्रक्चर में जीवाणु पाए जाते हैं। तो स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, सुने ना नाम। तो ये दो जरूर थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि स्टेप्टो प्रजाति है वो कौन से रूप में पाई जाती है, संरचना में, बेलनाकार में, मतलब गुच्छे रूप में, या मुख्य बातें। कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जो डाइवर्ट नहीं होनी है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझ जाइएगा। अगर मान लो कि जैसे एग्जाम में क्या सुना गया, समझना ध्यान से, बहुत बेसिक क्या सुना है कि अगर मान लो कि मीजोसोम की खोज किसने करी, तो आप क्या कहोगे, फिट्स जेम्स ने करी थी, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन मान लो ये आ गया कि मीजोसोम्स का क्या जनन में योगदान होता है, तो बोलोगे होता है। क्या काम करता है, जनन की एक विधि होती है जिसको कहते हैं कॉन्जुगेशन, मतलब संयुग्मन, मतलब दो कोशिकाएं आके जुड़ती हैं एक नली के द्वारा, जिसको कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। तो वो जो दोनों जुड़ती हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है इनको जोड़ने के लिए, और जोड़ के इनमें से डीएनए का एक्सचेंज कराने का जो काम करता है वो कौन करता है, मीजोसोम करता है। तो मीजोसोम का कार्य क्लियर हो गया। खोज किसने करी, तो कार्य इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं बोल दूंगा संयुग्मन के अंदर, संयुग्मन मतलब कॉन्जुगेशन में, संयुग्मन में डीएनए को ग्रहण करती है,
डीएनए को ग्रहण करने का काम सबसे पहले कौन करता है? रिसीव करने का काम मेसोसोम करता है। अगर फिर आपसे मैंने पूछ लिया कि जो जीवाणु का जो साइटोप्लाज्म है ना, बैक्टीरियल जो साइटोप्लाज्म है वो समांगी होता है कि विषमांगी होता है? तो समांगी होता है। क्लियर है ना? अब समांगी क्या होता है आपको पता है, केमिस्ट्री में अपन बात करेंगे समांगी और विषमांगी विलयन के बारे में, तो आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर दूसरी बात, जीवाणु का जो फ्लैजिला होता है उस फ्लैजिला के अंदर एक शर्त याद रखना, 9+2 जो व्यवस्था होती है वो नहीं पाई जाती। ये बेसिक बातें पूछ सकते हैं एग्जामों में, पूछते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ रहे हैं तो आप इतना सा ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपसे गलती ना हो। ठीक है, तो ये इसके मुख्य बातें थी। एक और इम्पोर्टेंट बात, अपन अल्कोहल के द्वारा, किसके द्वारा? अल्कोहल के द्वारा जीवाणु को, है ना, किसको? जीवाणु को निष्क्रिय कर सकते हैं। अब तुम कहोगे सर निष्क्रिय कर देंगे, इसीलिए तो हम सैनिटाइज काम में लेते हैं। सैनिटाइजेशन में क्या होता है? सैनिटाइजर होता है, उसमें अल्कोहल होता है, और अल्कोहल क्या होता है कि बैक्टीरिया वायरस कुछ भी लगा होता है उसको क्या कर देता है? कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर देता है। और ध्यान रखिएगा, अगर इसको लंबे समय तक रख देंगे तो वो जीवाणु को मरने के लिए छोड़ भी सकता है, मतलब उसको किल भी कर सकता है। करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जीवाणु में जनन की। जनन, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से सुनना, मैं कुछ बातें जो बता रहा हूँ आपको वो बहुत खास है, जिनको आपको सोच कर ये लगेगा कि हाँ यार शायद ये ऐसा होता होगा। ठीक है ना? तो देखो, अगर मैं बात करूँ कि जीवाणु में मुख्यतः कौन सा जनन पाया जाता है, तो अपन कहेंगे अलैंगिक जनन पाया जाता है, और दूसरा लैंगिक भी पाया जाता है। अब कहोगे सर लैंगिक और अलैंगिक में कौन कौन सा होता है? तो देखो, अलैंगिक जनन जो होता है उसके अंदर दो रूप होते हैं। एक तो होता है इसका सबसे बढ़िया है मुकुलन रूप। कौन सा? मुकुलन। दूसरा कौन सा होता है? इसको कहा जाता है विखंडन। देखो वो खंडन ही होता है, लेकिन वो विखंडन लगेगा कब? जब उसके आगे द्वि लगेगा। खंडन का ही जैसा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत जगह मैंने बताया भी है क्वेश्चन। खंडन है, लेकिन ये जब दो ही भागों में होता है तो उसको द्विविखंडन नाम दिया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये दो होते हैं। मुकुलन में क्या होता है? कोशिका पर एक छोटा सा उभार बनता है जिसको बड बोलते हैं। मुकुलन का मतलब होता है बड निर्माण, BUD, बड निर्माण। फिर ये टूटकर अलग हो जाती है, अलग होने के बाद में ये एक नया जीवाणु बना लेती है। द्विविखंडन में क्या होता है? इसके अंदर जो जीवाणु होता है वो दो भागों में टूट जाता है। अगर मैं लैंगिक जनन की बात करूं तो लैंगिक जनन के अंदर 3 स्टेप होती हैं। कितनी स्टेप होती हैं? 3 होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 3 स्टेप तीनों ही लैंगिक जनन की हैं, और इनके अंदर बहुत बेसिक चीज़ें आती हैं। जैसे एक नाम होता है रूपांतरण, फिर दूसरा एक होता है पारकर्मण, और एक तीसरा और होता है, बहुत बेसिक है, आपने नाम सुना भी होगा, जिसके बारे में चर्चा भी करी होगी मैंने बहुत बार। समझ में आ रही है ना भाई? तो देखना ध्यान से। तीसरा है कॉन्जुगेशन, जिसको मैंने बोला भी था, संयुग्मन, कॉन्जुगेशन। अगर मैं इंग्लिश के वर्ड की बात करूँ तो इनको पहला रूपांतरण को ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। इसको बोलेंगे ट्रांसडक्शन। ये तीनों किसके प्रकार हैं? लैंगिक जनन के, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं। अब मैं इन पे फालतू का रामायण नहीं बोलूँगा, इनके ऊपर कोई कहावतें नहीं बनाऊंगा, बहुत सीधा सेंट क्वेश्चन बात करूँगा। ठीक है ना? क्वेश्चन आता है, देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है। मान लो कि कोई जीव है, उसका आनुवंशिक पदार्थ है ये, और ये है बैक्टीरिया सेल। ये इसके अंदर एंटर करेगा, ये एंटर कर गया। एंटर करने के बाद में 2 कोशिकाएं बनेंगी, एक के अंदर ये होगा, एक के अंदर ये नहीं भी होगा, है ना? तो ये एक दूसरे के अंदर रूपांतरण में, रूप में अंतरण हो रहा है। अब इसके अंदर जाएगा ये, लेकिन जब ये इसके अंदर जाएगा तब इसके अंदर कैप्सूल नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा? कैप्सूल नहीं होगा, लेकिन इसके बाहर वाले में क्या हो सकता है? कैप्सूल हो सकता है। जब किसी कोशिका के अंदर ये होता है तब इसके अंदर कैप्सूल नहीं होता। जब वो संरक्षित होता है, इसके अंदर पड़ा रहता है लंबे समय तक,
तब इसके अंदर ये घटना होती है कि कैप्सूल बन सकता है। ये घटना जो होती है ना, ये दर्शाती है रूपांतरण को। अगर मैंने बोल दिया कि है ना जी पारकर्मण, इसके अंदर किसी जीवाणु भोजी का होना आवश्यक है, जो एक प्रकार का वायरस है, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं इसको। ये क्या करेगा, किसी जीवाणु की कोशिका में, अब देखो बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर ऐसी होती है ना। अब ये क्या होगा, इसका डीएनए इसके अंदर गया, तो ये मान लो ये इसके अंदर एंटर कर गया। एंटर करने के बाद में अब देखो थोड़ा सा चेंज होगा, ये इसके अंदर एंटर करने के बाद में संख्या बढ़ाएगा। क्या करेगा, संख्या बढ़ाएगा। और संख्या बढ़ाने के बाद में एक दिन ये फटेगा, और फटकर ना जी इस तरीके से बहुत सारे बैक्टीरियोफेज हैं वो स्वतंत्र हो जाएंगे। देखो अब मैं अर्थ समझाता हूँ इसका, है ना। बैक्टीरियोफेज का होता है जीवाणु को भोजन बनाने वाला, जीवाणु को खाने वाला, जीवाणु को संक्रमित करने वाला। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको बोलते हैं पारकर्मण। एक होता है संयुग्मन। संयुग्मन के अंदर दो कोशिकाएं होती हैं, वो पास में आती हैं। क्या आती हैं, पास में आती हैं। और जैसे पास में आती हैं, इनके बीच में एक ट्यूब बनती है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। और इसके द्वारा इन दोनों का आनुवंशिक पदार्थ है वो एक्सचेंज होता है इस नली के द्वारा। एक्सचेंज होने के बाद में ये एक दूसरे से वापस अलग हो जाती हैं, और दोनों में थोड़ा थोड़ा डीएनए दोनों का आ जाता है। बात समझ में आ गई ना। ये घटना होता है संयुग्मन, कॉन्जुगेट होना, जुड़ना। इसमें मीजोसोम योगदान करता है इस नली को बनाने में। ये नली बनेगी तो दोनों के डीएनए इधर उधर होंगे, एक्सचेंज होंगे। तो ये घटनाएं हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ग्रिफिथ ने कौन सा दिया था। तो देखो ये जो प्रोसेस था ना बेटा, इसको ग्रिफिथ ने समझाया था, जो जिसको अपन डीएनए वाले चैप्टर में बहुत बार पढ़ते हैं। समझ में आ रही है ना। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि है ना जी, किस वैज्ञानिक ने पारकर्मण का एक्सपेरिमेंट समझाया था, तो आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे जिंडर ने समझाया था। समझ में आ रही है ना। और इसने इतना नहीं, इसने टाइफाइड जो जीवाणु होता है ना, टाइफी, उसके अंदर समझाया था। अगर मैं बोलूं कि इसको किसने समझाया था, तो इसको टेटम ने और प्लस लेंडर ने, दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको समझाया था, टेटम और लेंडर ने। याद रखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये था बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे मुख्य सामान्यतः लैंगिक जनन का कौन सा प्रकार है जो जीवाणु में पाया जाता है, इनमें से पूछे तो सबसे ज़्यादा खास कौन सा है, ये। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा कब होता है, विपरीत परिस्थिति में। तो ये तो होता है सामान्य परिस्थिति में, और ये कैसा होता है, विशेष या प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है अलैंगिक जनन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है, ज़्यादा चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। इनसे बाहर जहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कि रोग वाले चैप्टर के अंदर इनसे होने वाले रोगों के बारे में डिस्कस करूं कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं पादपों में, और कौन कौन से होते हैं जंतुओं में, और जंतुओं के अलावा मनुष्य में कौन कौन से हैं। तो इसको मैं टेबल के द्वारा समझाऊंगा, आपका टाइम खराब यहाँ पर नहीं करूँगा। रही बात लाभदायक जीवाणुओं की, तो मैं लाभदायक जो जीवाणु हैं उनकी बाकायदा मैं एक PDF टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी डालूंगा, और लास्ट के अंदर इसके अंदर भी एक फ़ोटो ऐड करूँगा मैं कम्युनिकेशन पोस्ट के अंदर, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, बस 2-4 नाम हैं जो अपन को 10 तक याद करने होते हैं। तो अगर अपना वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेली क्लासें होंगी, डेली की 1 या 2 वीडियो आपको मिलेंगे, कभी भी, मतलब जैसे कभी भी आपको वीडियो अवेलेबल हो सकता है। बात समझ में आ रही है। डेट अनाउंस की है वही रहेगी। धन्यवाद।